हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 208 जिसमें हमारा पहली हेडिंग है हमारी आउटलाइन। देखिए आउटलाइन क्या होती है। एन आउटलाइन इज अ लाइन दैट इज ड्रॉन अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड द बॉर्डर। यानी कि हमने कोई बॉर्डर लगाई है, उस बॉर्डर के चारों तरफ एक और लाइन आती है, उसको हम आउटलाइन बोलते हैं। ठीक है। और आउटलाइन लिखने का सिंटैक्स ये है, आउटलाइन विथ, ये उसकी प्रॉपर्टी है, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन कलर। ठीक है। तो हमने जो पहले टेबल बनाई थी हम उस पे जाते हैं, उस कोड पे। ठीक है। ये हमने बॉर्डर की विड्थ दी थी, इसमें बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, और इसके मार्जिन भी हमने सेट किए थे। ठीक है। सेंटर में ये टेबल होगी, ये सॉरी पोएम होगी। तो इसका जो आउटपुट है वो इस तरह से आएगा। ठीक है। ये आपको पोएम दिख रही है यहाँ पे। अब इसमें बॉर्डर है ब्लैक कलर की। ठीक है। तो अब हमें बॉर्डर के बाहर भी एक दूसरी लाइन खींचनी है जिसको हम आउटलाइन कहते हैं। ठीक है। तो आउटलाइन का सिंटैक्स मैंने आपको बता दिया है, ये बुक में देख सकते हैं। आउटलाइन विथ और आउटलाइन स्टाइल। स्टाइल रिक्वायर्ड है, यानी कि अगर आउटलाइन स्टाइल नहीं लगाएंगे आप तो आउटलाइन लगेगी ही नहीं। ठीक है। तो आप कलर को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ये कोई ना कोई दो आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आउटलाइन स्टाइल हम लगा के देखते हैं। ओके। तो स्टाइल टैग में ही हम लिखेंगे, क्योंकि स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ही हम सारी CSS की प्रॉपर्टीज लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पहले हम सेमीकोलन देते हैं, उसके सेमीकोलन के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल डैश लगा के STYLE। आउटलाइन स्टाइल कैसा होना चाहिए, हम चाहते हैं कि सॉलिड आउटलाइन आए, तो कॉलन देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड। ओके। फिर सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। चलिए न्यू लाइन से हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है इस वजह से। ठीक है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि पी का जो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा वो यहाँ रखना है इसका, ये। ठीक है। तभी ये इसके अंदर ही माना जाएगा, हम चाहे कितनी भी लाइंस के अंदर लिख लें। तो आउटलाइन स्टाइल हमने सेट कर दी है। हम दोबारा हम लगाते हैं आउटलाइन कलर। आउटलाइन कलर पे हमने क्लिक किया और यहाँ हम कलर लगाएंगे, रेड आउटलाइन हमें लगानी है। ठीक है। सॉरी, क्लोज हो गया ये गलती से। लेकिन नोटपैड प्लस प्लस का फ़ायदा यही है कि इसमें एडिटिंग जो भी हमने की थी वो हटती नहीं है। ओके। तो ये हो चुका है कंप्लीट, हमने इसको कर लिया है सेव। अब देखते हैं कि आउटलाइन लगती है या नहीं। देखिए अभी ये बॉर्डर लगी हुई है, इसमें बॉर्डर के बाहर एक लाइन आएगी जिसको हम आउटलाइन कहते हैं। देख सकते हैं ब्लैक बॉर्डर है और रेड क्या है, इसकी आउटलाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा आउटलाइन ये था। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसकी विड्थ भी हम सेट कर सकते हैं, जो कि हमने अभी नहीं की थी। बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 और 3 पिक्सल्स में आती है। ओके। नेक्स्ट है अलाइन। देखिए अलाइन और फ्लोट दोनों लगभग एक जैसे हैं। इनका मतलब होता है, जैसे कि आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि न्यूज़ के बीच में कोई फ़ोटो लगी होती है और वो फ़ोटो टेक्स्ट से चारों तरफ से टाइटली पैक्ड होती है। ओके। जिसको हम बोलते हैं रैप, WRAP। ठीक है। तो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। ओके। इंटरनेट पे मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरा देख लीजिएगा। ठीक है। जैसे आपको कई पिक्चर, जैसे आप इस पिक्चर की बात करें तो इसमें पिक्चर भी है और ये चारों तरफ इसके न्यूज़ भी है, यानी कि ये रैप्ड है। ये पिक्चर टेक्स्ट के बीच में घुसी हुई है, ये रैप्ड है। तो अगर हमें इस पोएम के बीच में कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है
तो उसके लिए हम अलाइन टैग ये ऑब्जेक्ट टैग हम लगाते हैं। ऑब्जेक्ट कहीं भी बीच में अगर पिक्चर लगानी है हमें तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट टैग लगा देते हैं। ठीक है, जैसे अब हम चाहते हैं कि जॉनी जॉनी यस पापा, इसके बाद एक पिक्चर इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो पिक्चर इंसर्ट यहाँ पे करेंगे हम इन 2 लाइन के बाद। तो इसका सिंटेक्स कुछ ये है, आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट टैग है इसका, वेट। ओके, तो इसको हमने करना है यहाँ पे पेस्ट। तो ऑब्जेक्ट टैग है डाटा, यहाँ पे देखिए पिक्चर के लिए इसमें डाटा एट्रीब्यूट लगता है, ध्यान दीजिए आप। ऑब्जेक्ट टैग में डाटा एट्रीब्यूट होता है जिसमें हम पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, यहाँ पे कुछ भी किसी भी चीज़ का हम पाथ दे सकते हैं। ओके, विथ पिक्चर है तो हमने इसकी विथ सेट की है, हाइट भी सेट कर रखी है और ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर से वही पोएम चालू हो गई है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद हम जाके इसको रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर के बीच में, टेक्स्ट के बीच में ही पिक्चर आ चुकी है, उसके बाद आगे का कंटेंट है। ठीक है, बाकी की चीज़ें हमने कुछ भी नहीं की है, इसकी बस हाइट विथ हमने सेट की है। ओके, तो आई थिंक आपको अलाइन भी समझ में आ गया होगा। सबसे लास्ट है फ्लोट। आज हम लेसन को फिनिश कर देंगे, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि लंबा हो जाए। ओके, तो ये जो फ्लोट प्रॉपर्टी है इससे क्या होता है, ये बेसिकली अलाइनमेंट होता है और ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे अलाइन करता है। ठीक है, तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये पिक्चर है। ठीक है, और ये पिक्चर आपकी राइट साइड में लगी हुई है। ओके, और इसके जब हम कोड को समझेंगे तो बॉडी टैग से हम समझते हैं। ठीक है, बॉडी टैग के बाद हम समझते हैं क्या है। बॉडी टैग के बाद आप इस एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए बॉडी टैग के बाद इसमें h1 टैग लगा है, द फ्लोट प्रॉपर्टी, एक हेडिंग लिखी है, तो इसमें आउटपुट में भी लिखी हुई है। उसके बाद p टैग लगा है, यानी कि छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा है इमेज तक 2 लाइन का, तो एक पैराग्राफ भी लिख चुका है यहाँ पे। उसके बाद फिर से p टैग लगा है, जिसके अंदर img टैग भी लगा हुआ है। ठीक है, p टैग के अंदर क्या है, img टैग लगा है, इमेज टैग, pineapple.jpg पिक्चर इंसर्ट की गई है, जिसकी विड्थ 170 है और हाइट मार्जिन लेफ्ट, ये सब कुछ उसका सेट कर रखा है। ठीक है, और इसमें CSS लगा हुआ है, देख सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट लगा है, यानी कि CSS है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। उसके बाद देखिए P के अंदर लिखा गया है हियर इज द टेक्स्ट रिलेटेड टू द फ्लोटिंग इमेज, तो ये लिखा गया है और ये पिक्चर इंसर्ट की है। देखिए पिक्चर आपकी लेफ्ट साइड में क्यों गई है, सॉरी राइट साइड में इसलिए गई है क्योंकि यहाँ पर भी स्टाइल लगा हुआ है, इमेज में लगा हुआ है फ्लोट राइट। आप इस कोड को अच्छे से समझ सकते हैं कि जो img टैग होगा उसमें जो भी चीज़ें आएंगी वो राइट साइड में जाएंगी, ये पहले ही डिफाइन कर दिया गया है इंटरनल CSS से। ओके, तभी ये img टैग का कंटेंट राइट साइड में चला गया है, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा आउटपुट था, अगर हम कोई बड़ा पैराग्राफ भी लिखते हैं और बीच में पिक्चर लगाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही से लग जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कल हमने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया था, 2 क्वेश्चन लिखवाए थे, दोनों क्वेश्चन ये है हमारे। इसमें हम इसका आंसर बताया था कि जो बैकग्राउंड कलर है ये कहाँ यूज़ होता है, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका हमें सिंटेक्स लिखना था और सिंटेक्स हमें कुछ इस तरह से लिखना था, बैकग्राउंड, उसके बाद कॉलन, सॉरी
सॉरी बैकग्राउंड लिखेंगे, उसके बाद डैश लगाएंगे, कलर लिखेंगे, फिर आप कॉलन लगाएंगे, और उसके बाद कोई भी कलर का हम नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। देखिए, ये मत कहना मैं कहाँ लिख रहा हूँ, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। बॉडी क्या था, सॉरी, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, COLOR इसकी स्पेलिंग होती है। उसके बाद हम कॉलन देते हैं और रेड या जो भी लिखना है हमें वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, तो ये लिखना था उसका सिंटैक्स। डेफिनेशन लिखने के बाद ये सिंटैक्स लिखना था। ठीक है, तो इसके में लाइन अगर छोटी हुई है तो आप लिख दीजिए। उसकी डेफिनेशन ये थी कि बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द बैकग्राउंड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था व्हाट वुड दिस CSS रूल डू। तो ये जो सिंटैक्स लिखा है ये क्या करेगा, दिस CSS रूल will change the color of the paragraph red। ठीक है, तो ये पैराग्राफ का कलर चेंज करेगा। कैसा करेगा, रेड करेगा। ठीक है, लैंग्वेज आपकी अपनी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द CSS स्टाइल रूल। CSS का जो स्टाइल रूल है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम CSS के स्टाइल रूल की बात करें तो आप अपनी बुक में पेज नंबर 181 निकालिए, 181। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर को मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। ठीक है, तो ये आपको बनानी है। ठीक है, एज इट इज बनानी है जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बनाने के पहले आप लिखेंगे, लिखिए अ रूल इन CSS हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट पॉइंट लिखिए सिलेक्टर, सेकंड पॉइंट डिक्लेरेशन। दो चीज़ें होती हैं, सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। उसके बाद ये पिक्चर आपको बनानी है। ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।